Right, Akhilesh, stay with us. We'll come back to you. We have two guests now joining us in the studio. We have with us Mr. K.V. Prasad, the Senior Associate Editor with the Tribune, and we also have with us Mr. Ram Kripal Singh, Senior Journalist, joining us in the studio. Thank you so much, gentlemen, for joining us here on RSTV. Mr. Ram Kripal, if I can come to you first, since morning we've been trying to decipher the entire multifaceted personality of Sushma Swaraj, the kind of person she was, the kind of administrator she was, the kind of orator, politician. Of course, she had a multifaceted personality. You have been, lucky enough to have interacted with her as well. What do you have if you can give us some snippets of the interactions that you have with her over the years? देखिए, मैं अगर सुषमा जी का, मेरे लिए तो ये एक ऐसी आज खबर रही है कि जिस पे बहुत देर तक भरोसा नहीं हो रहा था, ये जानते हुए भी कि ये सच है, कोई र्यूमर नहीं हो सकती, लेकिन भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैं अगर एक वाक्य में कहूँ उनकी पूरी पर्सनालिटी को, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हुए हैं जो नॉर्मली क्या होता है कि लोग जनता को राजनीति की तरफ ले आते हैं। ये पहली महिला मैंने देखा, पार्टी छोड़ दीजिए, सारी चीज़ छोड़ दीजिए, आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, एक महिला जो राजनीति को जनता के दरवाजे तक ले गई। और पहला प्रयोग किसी ने किया कि राजनीति सिर्फ मतलब पॉलिटिकल संदर्भ में सोचने की चीज़ नहीं है, कैसे उसको एक आम जनता से, यानी वो पीआर का काम, सेवा का काम जिसको सचमुच कहते हैं, कि एक राजनीति को सोशल सर्विस बनाना। और जहाँ भी रही वो, जिस विभाग में रही, और मैंने ये देखा है कि राजनीति में दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी, चाहे वो जो दौर रहा हो, विचारधारा का बिल्कुल वो कड़ा दौर, फिर विचारधारा के ख़त्म होने का दौर, फिर प्रतिस्पर्धा, उस दौर में भी मैंने किसी को ऐसा नहीं पाया जो सुषमा जी को अच्छा न कहता हो सकता है कि कोई दोस्त न हो, राजनीतिक जैसे दूरियां होती हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक ऐसी महिला थी जो राजनीति की पारंपरिक परिभाषा, समाज सेवा की पारंपरिक परिभाषा से बहुत ऊपर उठ करके थी। यानी एक ऐसे विभाग को, जिस विभाग को किसी कारण से जाना जाता है, विदेश विभाग, नॉर्मली आप पूछिए इतने सालों से विदेश विभाग किस बारे में होता है, भाई पासपोर्ट है, फलाना है। विदेश विभाग एक बच्चे की बीमारी का विभाग बन, उसकी चर्चा से जाना जाने लगा, किसी के दुख माँ बेटे को मिलाने के लिए जाना जाने लगा। आप सोच लीजिए, उस विभाग की पूरी वही बदल गई। तो एक ऐसी, मैंने कहा ना कि एक ऐसी पर्सनालिटी थी वो, कि जिनमें सुषमा जी से बल्कि ये होता था कि उनको बैठ के सुनना बहुत अच्छा लगता था, उनसे पूछना कुछ तो दूर की बात थी। और मैं ऐसा रहा हूँ कि जब भी सुषमा स्वराज जी, चाहे वो सदन में हों, चाहे किसी पॉलिटिकल रैली में हों, कहीं भी हों, मैं चाहे जितना दूर हूँ, अगर उनको लाइव कहीं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो मैं छोड़ता नहीं था। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैं समय निकाल करके लाइव सुनना चाहता हूँ, उसमें एक सुषमा स्वराज जी थी। मिस्टर प्रसाद, how do you look at the legacy of Sushma Swaraj today? Well, I think much has been said for the last so many hours that we've been hearing, and people. And I think one of the tributes we must also remember is they're pouring in from leaders of the world. Yes. Her counterparts, when she was the Minister of External Affairs, that tells you something about the lasting impression she left as a person. True. You see, it's very natural that in the world of diplomacy, you meet leaders all the time. Yes. I mean, leaders come and leaders go, they relinquish office and they move on. But I haven't seen this kind of reactions in terms of people sending messages of grief, as if most people have related to her. That comes from the fact that she was the External Affairs Minister in the last government, and I think till almost April she was very active, because she went for the OIC summit, which again was a rare honor for after a very long time. India was invited, and a woman member, Yes. to go to an OIC has a significance of its own. Yes, true. You can't leave that aside. Yes. But that aside, she was And that representing. despite Pakistan's Yeah, that's a political issue. But the fact remains, here she was the External Affairs Minister of India. It was not the woman or the man. The person is that.
and it was representation of the country, and she did it with aplomb, with a lot of dignity and grace. Yes. And we've seen results coming out of it. So that's how I think we should, of course, because that was the last portfolio she held, but her journey is very long. True. Right from being the youngest member of a government Cabinet. in Haryana, 25 years. I think. she also had different shades. I mean, if you look at the political shade, she was basically anti-Congress, because that was where the emergency period when she cut her teeth in the politics of that era. Yes. And at that time probably associated with the socialists. But then when things started consolidating, she moved to the BJP in 1980, and since then she's been with the BJP. That has been a political journey. You've seen her political career starting from where she was in Haryana and move on to one of the highest echelons. I mean, it's considered in India that if you occupy one of the 4 offices in the South Block or on the Raisina Hill, that is the most important portfolios the country has. True. And they become members also of the Cabinet Committee of Security. She was a member because by virtue of being the External Affairs Minister. I think the challenges that she took in politics, if you can bring 2 instances that always strike me, is the 1998 decision, or 1998 decision of BJP to move her to Delhi to contest elections at a very short period of time. I think less than 3 months were there. There was some vacuum in Delhi. Things were not working up well for the BJP, and she was asked to take over the chief ministership of yes. Delhi. It was a big challenge because you had 2 senior leaders in Madan Lal Khurana and Sahib Singh Verma, who were very deeply ensconced city leaders. And here is Sushma Swaraj, by virtue of being resident of Delhi, like most members of parliament do, she was given this opportunity. Yes. And then the other one was the 1990, I think again the Bellary contest, where she was again fielded as a challenge by the Bharatiya Janata Party. And I still remember I went to cover that elections on the way to nomination. It was getting late in the evening and I was crossing over by taxi. So we were flagged down at a check post because elections time. So we were just chatting up, and I think one government official or some official or somebody saying, "Oh, you're going to witness a race." We asked him what's going to happen. He says, "You're going to witness a race between Carl Lewis and Ben Johnson." I still remember what he said. And if you remember, Carl Lewis was a 100-meter sprinter, so was Ben Johnson. Yes. Both broke sub 10 seconds. And the results proved it. She did make a fight of it. And in the process, she earned a lot of goodwill from people She of lost only Karnataka. by 50,000 odd votes, yes. Which was a big, she turned around the election for her. She stayed there, I think in Mr. Yedirupa's house, if I'm not mistaken, learned Kannada, used to speak in Kannada language, address the crowd. So, that endeared her to people, and she never forgot that roots connection. And I think subsequently, if you remember, in the issue of Telangana, she said, don't forget when Telangana is made, this Chinnamma, means younger mother, is also part of it. Yes. And I think yesterday one of the Telangana leaders did pay her a tribute, saying, we remember you or miss you, Chinnamma. Yes, yes. बिल्कुल राम कृपाल जी, आपको नहीं लगता कि सुषमा स्वराज न केवल एक कुशल वक्ता थी, प्रखर राजनीतिज्ञ थी, बल्कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी थी, जिनकी मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी, और जरिया होता था ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई, और इसीलिए सब उनको दीदी भी कहा करते थे प्यार से। देखिए, जो आपने कहा, कोई भी इंसान जो होता है अच्छा कलाकार हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है, अच्छा चित्रकार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं को अच्छा इंसान भी हो। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, सुषमा जी सबसे पहले एक बहुत अद्भुत इंसान थी, जिनमें आप सबके लिए सिर्फ ममता दिखाई पड़ती थी। जी। राजनीति थी, उसके आदर्श थे, लेकिन वो कहीं भी, जो सबसे बड़ी उनकी एक क्वालिटी थी, समय, परिस्थिति, मिट्टी, उसकी समझ को लेकर के, यानी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस जो हैं देश की, जिसको कहते हैं कि जो वस्तुपरक सच्चाई है, उसको समझते हुए वो चुनौतियों का सामना करने में माहिर थी। इसलिए आज आप देखें कि एक जो अभी हमारे पीएम मोदी जी हैं और सुषमा जी में समानता, कि टेक्नोलॉजी आई जब युवा झिझकते थे जी। कि क्या चीज़ है ये, उस समय सुषमा जी सबसे पहले उसकी तरफ जाती थी। मुझे याद है, मैं नवभारत टाइम्स का संपादक हुआ करता था, और ये
आईबी मिनिस्टर थी, उस समय एक बात चली थी कि एफएम रेडियो पर कुछ लोग सोचते थे रेडियो तब तक क्या हुआ था, टेलीविज़न नया नया आया था, जो लोग बहुत गांव-गांव में बीबीसी और ऐसा सुना करते थे वो भी छोड़ चुके थे। Ram Kripal ji, I'm sorry to interrupt you at those moments, but we are getting those live visuals. As you can see, the mortal remains of Sushma Swaraj are being moved from the BJP headquarters, and those chants you can listen to. The mortal remains are being taken to Lodi Road Crematorium in the national capital. And a short while back, we had seen that Sushma Swaraj's husband and her daughter broke down while the officers drove tricolor to the body. Those were the visuals that we saw some time back. Very emotional scenes there as the officers drape tricolor, and before that the body of Sushma Swaraj was draped with the BJP flag. Ram Kripal ji, please continue. तो देखिए उस दौर में वो इसका पोटेंशियल समझती थी कि एफएम रेडियो, और ईमानदारी की बात, एफएम लिसनिंग की जो आज शुरुआत हुई है, आज जो इतना है, उसमें सुषमा जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आईटी रिवॉल्यूशन में भी उस समय जब स्पेक्ट्रम की नीलामी और सारी चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी, तो ये सुषमा जी ने उस दौर में, आप सोचिए कि जब लोग बिल्कुल, क्योंकि आप एक जब मीडियम बिल्कुल चला जाता है, रेडियो लिसनिंग यहाँ ऐसी हो गई थी कि जैसे जिसके पास कोई साधन नहीं हो, गाँव में कहीं सुनता होगा, उसको शहर में शुरुआत में उसके पोटेंशियल को अंदाज करना और गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ाना, यानी उसमें कई बार विरोध है, जैसे हम लोग भाई कि ये क्या कमाएगा, इसमें कहाँ से कॉमर्शियल इतना ऐड आएगा। सुषमा जी की आलोचना भी इसके लिए हुई कि बहुत ज़्यादा ये फीस ले रही हैं तमाम चीज़ें, लेकिन समय के साथ तो एक जो ये चीज़ है, ट्विटर वाली जो बात आपने की, कि वो देखिए कि किसी भी चीज़ में क्या पोटेंशियल है उस समय से पहले, जबकि आज की तारीख में कहा जाता है कि बिल्कुल जो यंग बच्चा होता है वो जल्दी टेक सेवी होता है, जो उम्रदराज लोग हैं या थोड़ा जो बढ़े हुए लोग हैं वो जल्दी नहीं जाते। बट मैंने दो चीज़ों में देखा, एक सुषमा स्वराज जी और एक मोदी जी। कोई भी चीज़ आती है, बच्चे शायद बाद में हो, वो सबसे पहले उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो एक जो ये होता है कि आने वाली सबसे बड़ी बात किसी भी राजनेता के लिए, दूरदर्शी नेता वो होता है जो ये समझता है कि आज के 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हमारे सामने क्या चुनौतियां होंगी और किन चीज़ों पर आज हम चल करके बाजी मार सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाली चीज़ की समझ। मैं वो दौर जानता हूँ जब मुझे याद है कि बसंत साठे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आईबी मिनिस्टर थे, 80s में एशियाड होने वाला था, और बसंत साठे ने कह दिया कि हम कलर टेलीविज़न लाएंगे। हिंदुस्तान का सारा इंटेलिजेंसिया खड़ा हो गया कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड द कलर टेलीविज़न, सोवियत रसिया कांट अफोर्ड। किसी को पता नहीं था कि 20 साल के बाद ये दुनिया कहाँ होगी। कलर टेलीविज़न स्टेशनों के फुटपाथ पे मिलने लगेंगे। तो एक रेयर लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को की समझ होती है कि आने वाली हमारी चुनौतियाँ क्या हैं और समय से पहले। उसमें सुषमा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के बदलते भारत का, नौजवान भारत का, टेक्सेवी भारत में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। That is why, Prasad ji, that is a very important point that Ram Kripal ji is making. The ability to look beyond what you can see around you. In fact, if I to add to what he was saying, that reminded me that when the conversation, and those days another conversation that took place was to get the digitization of television signals, because there was a lot of dependence on cable television, and then the DTH platforms were just coming in. So the whole idea was, let us have a digital platform. One, it will free people from this menace when in some places where there were problems with signals, problem with the cable operators and so on and so forth, and then move them towards, so that there is a system in which you can actually know how many people are actually on a platform who are watching. And that's why you see increasingly, if you notice, that you have those DTH platforms available on every television. They started
at that time, in the year 2000 or something, when she was the INB minister. And again, at that time, there was a lot of protests. Any migration to a new technology always creates some amount of discord because people are not sure Yes. as to how it will play out. So that's why, that resistance will always be there. But then a leader persists and able to convince people that, look, this And that is down the explains line. so many firsts that we can see in her career. Yes. The Lok Sabha speeches while she was the INB minister, she said that they should be played live. Why not? So there is always this element of why not that to her that made sure that ensured her actually rise as well, isn't it? In fact, in the previous stint as the Minister of External Affairs, I was speaking to some people in the ministry and also people associated. I think this whole Twitter thing, as Mr. Ramkipal pointed out, how it got generated. You also had the television, somebody suggesting how Twitter can be used for administration and governance. So usme there was a very important thing where they said, because she was pained by the number of requests that she and her ministry got almost on a daily basis of Indian workers' bodies not coming from the Gulf area. There were a lot of issues. So then I think, if I'm not mistaken, there was a considered view, how do you approach this? Because on average, probably, I don't know the numbers, but the numbers are quite there, and it's quite a task for the next of kin to get the body of a dear one For from the wherever last the rites, country. yes. So there's a lot of legal formalities, many things come into play. If there are suspects of foul play, other things, KKK and so on and so forth. I think then they decided to have some kind of an online portal जी where you get registered, and this is something we don't realize, that the human is not just for the living but also for the dead. There's a dignity in that you need to be accorded. Absolutely. जी हाँ, तो पूरा देश नम आँखों से विदाई यहाँ पर सुषमा स्वराज को दे रहा है। पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वो 67 साल की थी। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपनी कार्यशैली में मानवता और ममता का अनूठा मिश्रण कर राजनीति में एक उदाहरण पेश किया। सुषमा स्वराज जब किसी से मिलती तो दिल खोल कर मिलती थीं। उनकी सहजता से संवाद आसान हो जाता था। राजनीति में सहज संवाद ही तो सबसे बड़ी बात होती है। ये थी सुषमा स्वराज की खासियत। एक विदेश मंत्री के तौर पर कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने भारतीय नागरिकों को संकट में पाया। ऐसे में उन्होंने एक मंत्री की ताकत का उपयोग तो किया ही, साथ ही मानवता का जोर भी लगाया, और तब तक लगाया जब तक संकट गुजर न गया हो। वो जिससे भी मिलती उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती। उनका ये निर्मल स्वभाव उनकी ताकत थी, ना कि उनकी कमजोरी। ये उनकी ताकत ही थी कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके मित्र थे। ये उनकी ताकत ही थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को उन्होंने संभाला और अपने पक्ष में किया। 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाली सुषमा स्वराज पेशे से वकील थीं। उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन के वक्त राजनीति में कदम रखा। 1977 में मात्र 25 साल की उम्र में वो हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं और उन्हें सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1998 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और यूपीए 2 में नेता विपक्ष का पदभार भी संभाला। अपने राजनीतिक जीवन में वो 3 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश दुनिया पर उनकी नजर हमेशा रहती थी और ट्वीट कर वो हमेशा अपने विचारों को समाज के सामने रखती थीं। आज सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो सहज मुस्कान, उनका ममतामयी व्यक्तित्व हमेशा यादों के खजाने में चमकता रहेगा।
These are live visuals that you're getting on your screens right now, of course, coming to you as preparation for the cremation ceremony gets underway of Sushma Swaraj, who passed away late last night as a result of a cardiac arrest. She was rushed to AIIMS Hospital and later was declared dead. Of course, she was kept in a state of mourning right through the course of the day, where leaders cutting across party lines, several party workers, common people and everyone else paid their tributes and their condolences. Of course, Sushma Swaraj has contributed immensely as far as India's administration is concerned, India's politics is concerned. She has also paved the way for women of this country to come into politics and ensure that there is a mark of respect as far as they are concerned. Here you can see these visuals on your screens where the mortal remains of Sushma Swaraj are being taken to the crematorium, where she will be cremated in a short while from now. और हमारे साथ दो खास मेहमान के वी प्रसाद साहब, सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी स्टूडियो हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल जी, सुषमा स्वराज जी को जब हम याद करते हैं, जिस तरीके से हरियाणा से अगर देखें और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से विदेश मंत्री के तौर पर उनका कार्य रहा है, और मैं कहूँ कि हर जगह पर उन्होंने अपने आप को नई ऊंचाइयों पर काम के लिहाज से, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर हों दिल्ली में, या फिर हरियाणा में जब करियर शुरू किया हो, या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की पहली महिला थी वो, और या फिर विदेश मंत्री के तौर पर। मैं अगर एक वाक्य में कहूँ कि आप बहुत अच्छे किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, अच्छे एथलीट हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छे आप पेंटिंग स्कल्पचर बनाने वाले हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अच्छे इंसान हो। लेकिन सुषमा स्वराज जी का जो सबसे बड़ी बात थी कि एक इतना बड़ा इंसानी शख्सियत उनकी इतनी बड़ी थी कि आप देखिए कि जहाँ भी गई वो, जिस भी विभाग में गई, उस विभाग का नॉर्मली होता क्या है कि ये सब सत्ता प्रतिष्ठान जो होते हैं ना, इनमें एक ढर्रा होता है जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से चलता रहता है, सब माना जाता है प्रशासन। सुषमा जी ने राजनीति को समाज सेवा का माध्यम ही नहीं बनाया, जनता को राजनीति की तरफ लाने के बजाय राजनीति को जनता के दरवाजे ले गई। और वो सिर्फ राजनीति के माध्यम से नहीं, राजनीति को सेवा का माध्यम कैसे बना सकते हैं। विदेश मंत्रालय, जो इसके पहले, अब आप जानिए विदेश मंत्रालय कहिए तो आम जनता में, आम पब्लिक में क्या धारणा होती है। विदेश मंत्रालय है, दो देशों के बीच बातचीत होती है, डिप्लोमेसी होती है, सारी चीज़ें, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब। विदेश मंत्रालय खोए हुए बच्चों को माँ से मिलवाना, आप समझिए किस किस तरह से एक बीमार बच्चे को अपने पड़ोसी देश में, जहाँ से बिल्कुल यूँ कोई सोच नहीं सकता हो, वहाँ से तमाम लोगों को मानवीयता के आधार पे ले आना और बाकायदा उसको कि जैसे कोई अपना सगा हो, इलाज करवाना और हर चीज़ का करना। ये काम उस मंत्रालय को इसलिए जाने लगा अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, कि सुषमा जी ने इतने लोगों को इलाज कराने के लिए ये सारी चीज़ें दी हैं। माँओं के आशीर्वाद जिसको शुरू होता है, बच्चे जिसको कहते हैं मेरी माँ से मिला दिया, मैं इनका आभारी हूँ। तो आप ये सोचिए ना कि ऐसे लोग राजनीति में बहुत कम लोग होते हैं जो राजनीति का एक सोशलाइजेशन करें, उसको एक समाज कहने के लिए तो बहुत होता है कि राजनीति सामाजिक सेवा के लिए होती है, लेकिन वास्तव में सुषमा जी उसका एक जीता जागता प्रतीक थी, जिन्होंने जहाँ भी उनको जो विभाग मिला। और दूसरी बात, बहुत कम शख्स ऐसे होते हैं जो भविष्य को पढ़ सकते हैं, बहुत कम होते हैं। और क्योंकि भविष्य क्या होता है कि वो इतनी जल्दी डिसरप्टिव होता है, टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव होती है कि उसको कहा जाता है कि जो नई पीढ़ी, जो आज का बच्चा पैदा हो रहा है, वो जल्दी अडॉप्ट करता है, जो उम्र दराज लोग हैं बहुत देर में। लेकिन मैं आज के मोदी जी की बात बाद में करूंगा। सुषमा जी शायद पहली नेता थी, पहली शख्सियत थी जो भाप ही नहीं लेती थी,
उसका आने वाले समय में पोटेंशियल क्या होता था उसकी पूरी तैयारी करती थी। आज जो ऑल इंडिया रेडियो कभी किसी ज़माने में टेलीविज़न के आने के बाद बिल्कुल सिवाय गाँव में सुना जाने लगा था, बंद हो गए थे, उसको शहर में उन जगहों पर एफएम के माध्यम से, आज एफएम गोल्ड भी अगर आप देखिए चलते हर घंटे आपको न्यूज़ चाहिए कहीं चलते फिरते तो आप ऑल इंडिया रेडियो पे जाइए। या ये सब उस समय जब वो आईबी मिनिस्टर थी, मैं भी किसी अखबार का संपादक था, तब ये बड़ी की बहस चल रही थी क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि ये क्या है, इसमें इतना फ़ी लिया जा रहा है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। आज देखिए, आज एफएम एक छोटे से शहर में भी जाइए, वहाँ की जानकारी के लिए आपको संगीत भी सुनाई देगा, लोकल न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें। तो ये जो एक आदमी कितना फोर्स ही करता है उसको, तो ये दो विशेषताएं बहुत बड़ी थी। एक आने वाले समय का के बारे में जहाँ भी वो रही, सिर्फ उस विभाग से ही नहीं, उनको भविष्य का एक धुंधला सा अंदाज़ा होता था कि ये चीज़ है और हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैं अभी एक बार आप पहले कह रहा था कि ये चीज़ मोदी जी में है। और एक बात मैं बता दूं, सुषमा जी ने तो अपना आंदोलन जयप्रकाश मूवमेंट से शुरू किया था, तब तो खैर उसके बाद जब 77 में ये दोनों पार्टीज़ वो सब मिल गए थे, बीजेपी भी उसी जनता पार्टी का हिस्सा हो गई थी उसके बाद। लेकिन उसके बाद जब सुषमा जी यहाँ पर आई, बहुत पहले अगर आप 80s की बात याद करें इस समय की, तो बीजेपी को एक तरह से माना जाता था कि बड़ी कंजर्वेटिव है, इसमें पिछड़े हुए दिमाग, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव दिमाग की नहीं है। उस जगह पे ऐसे लोग, सुषमा जी, मोदी जी 2014 या 12 के बाद जब उनका हुआ, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कितना आगे का सोचना और कितना उसको हर विभाग को जहाँ भी उन्हें जो चीज़ मिली उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या आगे उसको कर सकते हैं और कैसे उसको जनता से जोड़ सकते हैं। यानी राजनीति को, जिसको मैं कहता हूँ प्रशासन को, बिल्कुल जनता से जोड़ना। सरकार वही होती है, सारी चीज़ें वही होती हैं, साधन सीमित होते हैं, लेकिन ये करना। और एक ऐसी शख्सियत कि जहाँ राजनीति का मैंने वो दौर भी देखा, आप भी देख रहे हैं, जिस दौर से 70 से शुरू की जेपी मूवमेंट में मैं भी रहा हूँ, वहाँ से लेकर के आज तक व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल जाती है। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति जिसका मैंने कभी किसी के मुंह से उसकी बुराई नहीं सुनी। वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन शायद वो पहली शख्स थी कि जिनका मुझे दुश्मन खोजे नहीं मिला कहीं। जी, प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन एक दुश्मन ढूंढे मुझे कभी नहीं मिला। ये उनकी बहुत बड़ी शख्सियत। absolutely. You know, KV Prasad, just talking about something that we are all closely associated with. You know, Parliament is something that you covered for several years now. So let's talk about that, because in 1996, when the Vajpayee government formed, the government at the center for just 13 days, Sushma Swaraj was the Union Information and Broadcasting Minister, and it was then that she took the revolutionary step of live telecasting Parliament proceedings, and that's what we are getting to see even today, more than 20 years later. Yeah, I think incrementally steps required to connect people to that affect them straight is Parliament, because Parliament is the place where policies and programs get converted into laws wherever required, or debated and discussed and analyzed, and then differences merge and finally you come to a consensus and move forward. And it's very important that people at that time decided, and the wisdom of the leaders at that point of time, that let's take this live pictures out so that people can see. And I think it started a little with the experiment initially of the question hour being telecast, and then increasingly you had the questioners coming out, and it's only much later when we had the whole houses independent television networks for the Rajya Sabha, Lok Sabha first and Rajya Sabha later, that the whole day's proceedings were coming. At times, of course, there was, I think, for a vote of confidence or several other important debates, or when Parliament celebrated 50 years of independence, you had live visuals from. So those were exceptions. But you're right to say that all steps began at some point of time, and this was the turning point. I think the country was turning 50. It was time. You had technology available. You had the wherewithal. You need to bring it out, and they moved forward.
So I think all this and increasing use of technology, I just mentioned in the previous segment that DTH conversion to digital platforms, moving away from the issue of cable networks, which were regulated but largely problematic for various reasons. All that was being addressed, the unbundling, if one may look at it. So the reforms as they began in terms of making it more user-friendly, if one were to use that word. And similarly, the same mission carried on till the last office she held. And I also remember even when she was health minister in between, the AIMS-like thing was then made up, that we'll have more AIMS in this country. We have one iconic AIMS in Delhi, but then why should you have more AIMS like hospitals available? Because that again directly connects to the amelioration of people, the suffering of people. Why should people travel all the way from various parts, where strange cities where they have no support system, to closer home would be bringing comfort? So I think all this works shows the biggest thing is she brought compassion to the job. That compassionate view that comes to how do you work to see, to attend to people's problem and being felt, that empathy. And that is what I see, visuals of people are pouring to, pay respects to our mortal remains, whether it is at house last night. Everybody heard the news, felt a tinge of sadness, even if they didn't know her personally, one were to say so. As journalists, we would have met her personally, but many people in our families or other people, they felt a sense of regret that having somebody of their own has gone. क्योंकि सर एक और चीज़ मैं देख रहा था ट्विटर वगैरह पर, जिस तरीके से न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पाकिस्तान से जो कई सारे बच्चे, फैमिलियाँ, श्रीलंका के कई लोगों ने ट्वीट किया, नेपाल जहाँ से हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में कई सारे ऐसे जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ से, और जो सुषमा जी को लेकर जो उनकी यादें हैं, जो उन्होंने मदद की किसी वक्त पर किसी खास मौक़ों पर, उसको लेकर लोग याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भावुक थी। ये तो एक बड़ी इनकी अनोखी बात रही कि ट्विटर को जिस तरह से उन्होंने सामान्य जन के लिए खोल दिया, कि जैसे कहा ना कि प्रशासन को द्वार तक, मतलब एक टेलीफोन तक लेके चली गई। और आपको याद होगा जैसे हमने पाकिस्तान का किस्सा बताया, अक्सर ट्वीट में आता था जी मेरी माँ बीमार है, या मुझे ज़रूरत की, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा आपके एम्बेसी में, मेरा फलाना ऑपरेशन होना है, या मुझे दाखिला चाहिए या दाखिला मिल गया है, तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती थी। और बाद में पूरा व्यवस्था बनी कि भाई ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन्होंने मुझे याद है ट्विटर के साथ एक टाइप अनाउंस किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जिसमें सुषमा जी बैठी थी, और बाकायदा उन्होंने प्रकरण पक्का कर दिया था कि जैसे उनको ट्वीट होगा तो जहाँ जहाँ लोग उससे जुड़ जाते थे उन पे तुरंत पहुँच जाता था ताकि कार्रवाई हो। और आपको एक हास्यास्पद भी लगेगा, लेकिन एक मुझे याद है कुछ 2 साल पहले की बात है, एक किसी देर रात का ट्वीट था, किसी सज्जन ने किया था कि जी मेरे घर में फ्रिज ख़राब हो गया है, वो कई 2 दिन से कोई मैकेनिक नहीं आ रहा। तो उन्होंने उसका बुरा नहीं माना, हंस के जवाब दिया कि मतलब व्यंग था उसमें कि भाई मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती इसमें, मतलब। और दूसरा शायद एक किस्सा था जो लोगों ने याद भी किया, उनके अपने स्वराज कौशल जी से कुछ पूछा गया तो बोला जी चूँकि मैं ट्विटर पे नहीं हूँ तो मुझे मदद नहीं मिलती है, कुछ इस तरह से। तो दोनों पहलू हैं। सबसे बड़ी बात है जिसे मैंने कहा ना, एक कंपैशन कि लोगों के प्रति कैसे इनको, और जैसे मैंने पहले भी इस सेगमेंट में बोला था कि एक उन्होंने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा परेशानी आती है जो विदेश में, खासकर हमारे खाड़ी देशों में वर्कर जाते हैं, उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है, चाहे दुर्घटना की वजह से या प्राकृतिक कारणों वजह से या अन्य वजहों से। उनकी समस्या इतनी होती थी कि रोज़ बरोज़ चिट्ठियाँ आती हैं सांसद के पास, और सांसद लेके पहुँचता है जी मंत्रालय में, जी कुछ कीजिए, इनके पार्थिव शरीर को वापस लेके आइए, क्योंकि प्रक्रिया लंबी होती है, उसमें कई सारे कानूनी पेच होते हैं, कई सारी वजह होती है, जो भी है। तो उसमें भी उन्होंने एक सिस्टम मेरे ख्याल से तैयार कर दिया था कि भाई जैसे आपका दाखिल दर्ज होगा तो आप मूवमेंट उसको ट्रैक कर सकते हैं। और आखिर में एक और बात बताना चाहूँगा जो बहुत संवेदनशील रहा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, ये NRI ब्राइड्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग यहाँ शादी करके अपने विदेश में चले जाते, भारतीय मूल के लोग वहाँ से आते हैं, चाहे वो अलग अलग मुल्कों से आए, यहाँ पे गांव में या शहरों में शादी कर ली और छोड़ के चले गए, या लेके चले गए तो वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी के जो प्रावधान अब जाके शायद वो एक कानून में तब्दील हुआ है हाल फिलहाल में, या उस पर प्रकरण जो चली थी कि भाई आप, तो ये दिखाता है कि एक ये लंबी समस्या जो समाज में जुड़ी हुई है, समाज में एक विकृति है हमारे
प्रवृत्ति के वही लोग शादी कर लेते हैं, चले जाए, बहू बेटी को छोड़ गए या पीछे मुसीबत हो गई, बच्चे छोड़, कई सारे समस्या हैं और कई सारे राज्यों में ये ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा इसमें लोग प्रताड़ित। तो उसको एक कानूनी जामा पहनाकर, तो वो भी एक चीज़ है जो आने वाले दिनों में दिखेगा लोगों को कि सुषमा जी जो छोड़ के गई इस काम पे, तो उसमें सीधा सीधा लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, खासकर उन बहू बेटियों को जिनके साथ ये परेशानी ज़्यादा होती है। रामकृपाल जी, अगर मैं बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल को कहूँ और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, रिश्ते, विदेश विभाग की भूमिका और वहाँ पर सुषमा जी का रोल, क्योंकि हमें देखा कि कई सारे ऑपरेशन, जैसा कि कहा बिल्कुल ठीक के साहब ने, कि वहाँ पर विदेशों में, खासकर खाड़ी देशों में कई सारे ऐसे मसले आते थे पहले जहाँ पर उम्मीद होती थी लेकिन सरकार उस तरीके से रोल अपना अदा नहीं कर पाती थी। लेकिन सुषमा जी के विदेश मंत्री रहते हुए कई सारे मिशन सफलतापूर्वक वहाँ पर किए गए और बहुत कई हज़ार लोगों को, न सिर्फ भारतीयों को बल्कि अलग अलग देशों के लोगों को निकाला गया। देखिए, मैं एक बात किसी और रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब कोई एक बड़ी शख्सियत आ जाती है, लेकिन सुषमा जी की क्या भूमिका थी ये मोदी जी खुद इस बात को जब कहते हैं, आज भी उन्होंने जो कहा है, और जब भी वो जानते थे, क्योंकि बड़े बड़े फैसलों से हमारी हेडलाइन पड़ जाती हैं, लेकिन उनके पीछे जिसकी एक मेहनत और जिसने उस कार्य संस्कृति को उसको डेवलप किया, जो बेसिक, जिसको आप कहते हैं ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके लिए तैयार की, सारी चीज़ें जो आप कह लीजिए उसको, वो सुषमा जी बहुत तरीके से करती थी। और सुषमा जी का ही ये कमाल था कि जो भारत का एक्सेप्टेंस, आप ये देख लीजिए, आज जितने, जैसा आपने बताया अभी, जितने ट्वीट जहाँ जहाँ से आ रहे हैं सारे लोगों को, तो एक माहौल बना हुआ हो, माहौल बना है। फिर मोदी जी का नया नेतृत्व आया, वो गए, लेकिन उस ज़मीन को बात होती है ना, एक पुल बनाना है। पुल तो कोई पार कर सकता है, लेकिन उस पुल को बनाने में जो कारीगर होते हैं कई बार पता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो सुषमा जी आज से नहीं, उस समय से, और पूरा जब भी उनको कोई ऐसा उत्तरदायित्व मिला, जैसा मैंने कहा ना कि जो भी भाग मिला उसका उन्होंने मानवीयकरण किया। सबसे बड़ी बात यह होती है मानवीयकरण। और एक ऐसी चीज़ दुनिया में है, चाहे कोई दुनिया का बड़ा नेता हो, व्यक्तिगत सामने वाले का स्वभाव क्या है, वो कितना बड़ा अंदर से इंसान कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सुषमा, जैसा मैंने कहा, मैं बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि मैं लगातार कहीं भी रहूं, उनको सुनना मेरी ज़रूरी हो, ऐसा मैं नहीं करता हूं। लेकिन सुषमा जी एक ऐसी थी। वाजपेयी जी थे, सुषमा जी, और भी लोग हैं दो चार। मुझे पता चलता था कि सुषमा जी कुछ बोलने वाली हैं, मैं किसी भी रूप में अपना समय निकाल करके, चाहे मैं दफ्तर में हूँ चाहे जहाँ, मैं सुनता ज़रूर था। एक गांव, एक छोटे से, जब हरियाणा में मुख्यमंत्री बनी, इनके भाषण या बेल्लारी की उनकी स्पीच, कहीं भी आप देखिए, कोई आपका प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन प्रतिद्वंदी से भी किस तरह से आप बोलें कि उसको नाराज़ न हो वो, यानी आप बात भी कह जाएं और उसको बुरा भी ना लगे, और आप अपनी सारी, वो सुषमा जी में कला थी। वहाँ से लेकर के, और राष्ट्र संघ, देखिए राष्ट्र संघ में जब वो बोल रही थी, बहुत सारे लोग थे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपनी वो सारी बातें कह दी, और किसी को ये मौका नहीं मिला कि कोई उंगली उठा ले कि ये तोड़ने वाली बात कर रही हैं या इस तरह की। तो हमेशा उनके आरोप में भी एक जोड़ने की गुजारिश रहती थी कि जुड़ करके चलें, कहीं भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये रेयर पर्सनालिटीज़ में होती जो सुषमा जी में थी। बिल्कुल, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से सुषमा जी का जो जीवन सफ़र रहा राजनीतिक तौर पर, और राजनीति के साथ साथ, तो जैसे कि हमारे पैनलिस्ट बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम राजनीति को सुनते हैं कि समाज सेवा के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है, उसको किस तरीके से अमली जामा पहना है व्यावहारिक तौर पर, वो हम अगर देखते हैं हाल के कुछ दशकों में, तो सुषमा जी सबसे ऊपर नज़र आती है। जिन्होंने जिस भी विभाग में और जिस जगह पर उन्होंने काम किया, वो उन्होंने आम जनता के साथ कनेक्ट, यानी कि जुड़ाव को देखते हुए और उन सब को साथ लेकर उनके लिए काम करने की हर संभव भरसक उन्होंने कोशिश की, और जिसके चलते हम देखते हैं कि आज जब उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जाति संप्रदाय धर्मों के लोग, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से उनके समर्थक, उनके मुरीद, उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं।
Absolutely, and these are live visuals that you can see on your screens right now. Preparations being made for the cremation of Madam Sushma Swaraj, and you can see that there are still a few people who are paying their last respects, of course, to the departed soul. In a political career spanning over 40 years, Sushma Swaraj had many firsts in her stint, of course, as a politician. She was the youngest cabinet minister of Haryana at the age of just 25 years, and she was also the first woman chief minister of Delhi, besides being the first minister to advocate digital diplomacy. That was something that we were talking about as well over the last 20 minutes or so, as to how she managed to take the news and the message to the masses, and also reciprocate and respond to those who were in dire need, not just here in India, but around the world. And it was precisely for this very reason she was aptly called Supermom by none other than the Washington Post. और इस वक्त ये तस्वीरें लोधी रोड स्थित अंतिम भवन जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा वहाँ से, और जहाँ पर सुषमा जी का पार्थिव शरीर इस वक्त लाया गया है। और कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोधी रोड स्थित जो अंतिम संस्कार जहाँ पर होना है वहाँ पर उनको लाया गया है, और क्या कुछ आगे के जो मैं कहूँ कि इसके बाद रीति रिवाज या परंपराएं हैं उसको थोड़ा समझना चाहूँगा टाइमिंग के लिहाज से। देखिए 4 बजे के आसपास का समय है और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनका दाह संस्कार किया जाएगा। उनके पति स्वराज कौशल जी साथ में हैं और बीजेपी को तमाम नेता वहाँ पे हैं जो उनके छत्र छाया में कहें या उनके निगरानी में या उनके साथ पले बढ़े हैं या जिन्होंने पार्टी को बढ़ाने में सहयोग किया है, वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं। हर कोई यही कह रहा है कि सुषमा जी का यूं अचानक चले जाना किसी को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि कल वो सबसे बातचीत कर रही थी, सबसे मिल रही थी, उन्होंने ट्वीट भी किया है। अभी रमन सिंह से बात हुई तो रमन सिंह जी ने कहा कि सुषमा जी का जाना एक इतनी बड़ी क्षति है कि जिसकी भरपाई अगले कुछ समय में हो पाए ऐसा लगता नहीं है। तो इस तरह का आप माहौल देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि जितने भी उनके समर्थक हैं, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के लीडर हो, वो सब इतने गमगीन हैं कि सुषमा जी के इस तरह चले जाने का बयान नहीं कर पा रहे। कविंद्र जी, तो जैसे कि हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा बता रहे हैं, और हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं, एक और चीज़ जो संसद जो जैसा कि आपने जिक्र किया, थोड़ा सा मैं उसमें और चाहूँगा कि जो उनकी वाकपटता थी, जिस तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर उनकी पकड़, और बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी उन पर कितना भी तीखा हमला विरोधी दलों के या किसी नेता ने किया हो, जो उन्होंने जवाब दिया वो बहुत ही सधी हुई शब्दावली के साथ, उस लहजे के साथ जिसका मुरीद वो विपक्षी नेता, विपक्षी दल भी होते रहे। संसद में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। कविन जी, 2 तरह के चीज़ें होती हैं, एक इनहेरेंट होता है, एक एक्वायर्ड होता है। आप सीख करके भी कैसे भाषण अच्छा दिया जाता है उसका भी आज कोर्स होता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक जो इनहेरेंट होता है ना, जो आप में अंतर्निहित है, सुषमा जी की पूरी पर्सनालिटी में, जैसा अभी हमारे दूसरे सहयोगी ने कहा कि वो ममता की, सुषमा जी को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो ममता की प्रतिमूर्ति थी। इंसानियत सबसे ऊपर उनकी थी। तो क्या होता है कि जो दिमाग में साफ है, जिसमें इनहेरेंट, जिसके डीएनए में ही ममत्व है, आप जानते हैं वो शैली में आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने कहा कि वो कड़ी से कड़ी बात भी कह जाएं, जो दूसरा कोई हो सकता है कि उससे सरल वो कम प्रहार करने वाली बात करे लेकिन उसको ज़्यादा चुभती है, और कोई एक बहुत ज़्यादा प्रहार करने वाली बात कहे लेकिन इस तरह से कह जाए। किसी की एक लाइन है कि लहजे का करिश्मा है कि आवाज़ का जादू, वो बात भी कह जाए मेरा दिल भी दुखे ना। तो ये जो स्थिति है सुषमा जी को इसलिए है। वाजपेयी जी में कला थी, वाजपेयी जी को घोर विरोधी भी उनको सुनने जाते थे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें वो मजाकिया लहजा था, नहीं, बहुत कुछ उससे सीखते थे। तो सुषमा जी की पर्सनालिटी में एक जो बहुत बड़ी बात थी ये कि कहीं से भी वो जो इतनी साफ गोई से, और जब शब्द जो होते हैं, भाषा जो होती है, सुषमा जी की भाषा वो थी जैसे एक बच्चा आइसक्रीम खाता है ना, उसे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना दांत चलाने की ज़रूरत पड़ती है।
और मैं समझता हूँ कि हमारे संपादक माथुर जी कहा करते थे कि भाषा तो वो होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की भाषा वो होनी चाहिए जैसे बच्चा आइसक्रीम खा रहा हो, जहाँ आपको दिमाग में जोर जो सीधे जाके आपके दिमाग में बिना जोर लगाए पहुँच जाती हो। सुषमा जी के भाषण में, उनके कथ्य में वो दम था जो बहुत कम लोगों में होता है, कि आपको आनंद ही आनंद आएगा। हो सकता है कि आपको समझाने और आपके विरोध मतलब आपको चुभने वाली बात भी वो कह दें, तब भी आपको आनंद आएगा और आप वहाँ से सीख लेके जाएंगे। These are live visuals that you can see on your screens right now. The Prime Minister, Home Minister, Defence Minister, and also the Speaker of the Lok Sabha. All the other senior BJP leaders too are present there. There are leaders cutting across party lines have all gathered at the crematorium on Lodi Road in central Delhi to pay their last respects to the departed soul of Sushma Swaraj. KV Prasad, just taking the point that you were making earlier about how Sushma Swaraj was a symbol of love, compassion, and also someone who put in immense hard work and you know, respected people across party lines and the common man as well. It's probably for that very reason that the Washington Post called her a crusading supermom of India for solving the problems of distressed Indians around the world. Yeah, I mean, that's what we discussed a little while ago too. The fact that she converted this platform available to outreach, and outreach for Indians in distress. The SOS message through a tweet was all it required to activate the various organs, various levers in the, because what happened is traditionally the levers that work is, you know, there is a bureaucratic system, things come up, you know, it is, you know, you put an application for something in an embassy and then it travels up and then the whole chain of things take time, because that's the way the system was made. And here when people were in distress or they needed some help, one tweet is all it mattered, because quickly action would follow, because she would instruct some official directly connected. As I was mentioning, 3 years ago or about 4 years ago, the Twitter and MES signed up, they kind of came up with the program. The moment something is tweeted onto the External Affairs Minister's handle, it immediately gets transmitted to various segments automatically who are to deal with it. For instance, if it was a passport in a particular section or a visa or some issue or some help needed for a medical emergency and so on and so forth, all these were handled. I was just reminded of 2 instances where we were talking of Parliament and her, you know, her ability to reach across the aisle. About a week ago or 10 days ago, we were sitting in Parliament talking to a current member of Parliament who's on the opposition benches, and that person was telling us, ki, you know, in Parliament I had the greatest respect for Sushma ji, and when I were to make a speech from the party side, she would, and where Sushma ji's ministry was involved, whether it was earlier time or now, she said, first I will say, pardon me, there's nothing personal about it. We are good friends, but here I have to say what I have to say. She said, that was a disclaimer I would always tell her, ki, please understand, criticism is not of you as a person, but criticism is of the government and its policies, whom you are representing here. So that was something which showed that people knew that they could distinguish between the person, the personality, and the office the person was holding. So there was a very clear distinction that the person is different, we know it is, but it is the office or the policies that we are opposed to. So that clarity of thought. And I think yesterday, I was hearing leader of opposition, Mr. Ghulam Nabi Azad, who is also here. He said, I always called her sister, and she would always address me as brother. And then suddenly my sister has gone away. Or you heard Venkaiah Naidu ji, the chairman, saying that she had promised to come home for Rakhi, and no, now this Rakhi comes and she won't be available. Or other day, I just saw another tweet that she had invited some people for lunch, and I think Smriti Irani had mentioned that she had invited her daughter and her for lunch, and you know, she has not kept up the promise. So people narrate to various things that she has told them. So all this, as I was saying, both her compassion and ability to connect to people was because she was clear. And always as a journalist, many people must have told you before and would come again and say this. For her, there was nothing called off the record. Whatever she needed to say, she said, take it from me. If she was not going to comment, she would say, you try, I'm not going to say a word about it. So she was very crystal clear on her approach
no off the record briefings, no on the sly, trying to, nothing at all. So if it was, she wanted to say something, she would come up front and say, this is my view, please take it. Talking about connecting with people and since we are talking about Rakhi, let's put in another festival there as well. Varma Lakshmi Puja, that is associated very closely with the South Karnataka in Indians particular, and the Karnataka. south of whole of South, Yes. Varalakshmi Puja. Yes, exactly. So, she contested in Bellary in 1999. In a span of 1 month, she learnt chaste Kannada and communicated with the people there in Kannada, and she won the hearts of the people there. That's the connect that we are talking about. Also, post that, even though she lost from Bellary, for the next 15 years, she made a promise and she went there every year for Varalakshmi Puja, and then she communicated with the people there. So that's exactly the connect that you're talking In about. fact, I did mention about Bellary. I said the two challenges that she took at a very short notice. One was taking over Delhi statehood, chief ministership, at a time when BJP's fortunes were dwindling. There was a lot of problems within the BJP and out there. She was, the party high command or party central leadership decided to give her the charge. She took it. Of course, results proved, because it was already a tough battle to win. In Bellary, something I did mention, that again the party central leadership decided if she is to give a challenge, somebody who can challenge Sonia Gandhi, who was making a political debut. So that was there, and I remember I had gone to Bellary. I was there she would campaign in Kannadiga. And I think, if I'm not mistaken, spending time with Yedurappa, who was then the state leader, and practicing Kannada and very fluently she would address people in Kannada. So that the connect was there. And this Varalakshmi Puja, I always remember, she would send a picture or tweet a picture that, look, this is something which is a very, very, people in South revered that particular puja across states in southern India. So I think she picked up the tradition and maintained the tradition. And not that Tej, another festival that's going to, or just happened. She would hold the Tej festival for people in the, a practice which is very common in the north. So I think she knew how to be with people, and there was no political hypocrisy, let me add to that. It came from the heart. It's not whether it was the Varalakshmi Puja or the other. It was something she felt she had to do it because she did it. That's the way. और इस वक्त लोधी रोड स्थित जो शतवाग्रह जहाँ पर इस वक्त जो अंतिम क्रिया है वहाँ पर वो पूरी करने की आगे जो इस वक्त देख रहे हैं, और अलग अलग दलों के नेता, राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय नेता और अलग जो हस्तियाँ हैं वहाँ पर पहुँची हुई हैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। और कृष्ण मोहन शर्मा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे को वहाँ से जानकारी देने के लिए। कृष्ण मोहन, मैं चाहूँगा एक बार आप वहाँ पर कौन कौन से लीडर हैं, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, दर्शकों को बताएं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय, रमन सिंह, पार्टी के सारे महासचिव और वो तमाम नेता वहाँ पे मौजूद हैं जिन लोगों ने किसी समय पे उनके साथ क्लोजली एसोसिएट होकर काम किया है। दिल्ली के वो सारे सांसद वहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वहाँ पे मौजूद है, जेपी नड्डा। तो तमाम लोग अब सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे सारी कार्रवाई पूरी हो और उनको एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाए, विदाई दी जाए। हर कोई वहाँ पे यही कह रहा है कि सुषमा जी की खासियत ये थी कि वो नाम से जानती थी कि वो कहाँ से, किस जिले से है, किस जिले से उसने किस तरह से काम किया, पार्टी को बनाने में किस तरह से मदद की। जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए मुख्यमंत्री थी, तब भी बहुत सारे लोगों से उनका यहाँ पे मिलना जुलना था और सांसद रही 3 बार। तो बहुत एक लोकल कनेक्ट के साथ साथ नेशनल कनेक्ट जो है उनके साथ, वो उनको बाकी नेताओं से बहुत बड़ा बना देता है। जहाँ तक बात रही कि सुषमा जी के उसमें होम मिनिस्टर को भी आना है, राजनाथ सिंह भी है, तमाम वो सारे नेता हैं। किसी का भी नाम अगर न गिनाया जाए तो उसका मतलब ये नहीं निकाला जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बता पाना मुश्किल है कि कौन लोग वहाँ पे हैं, कौन लोग नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि समर्थकों का पूरा एक कारवां यहाँ पे इकट्ठा है जो एक ही बात कह रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा सुषमा तेरा नाम। रामकृपाल जी, एक और चीज़ जो अगर हम सफ़र को देखें, जो शुरुआत होती है एक वकालत से सफ़र शुरू होता है, और हरियाणा जैसे राज्य से जहाँ पर महिलाओं या फिर बच्चियों को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव एक मैं कहूँ कि विचार या उसकी एक छवि रही है उस राज्य की, वहाँ से शुरू करके उस राज्य में पहली महिला कैबिनेट इतनी कम उम्र में 25 में बनना, और उसके बाद वहाँ से पार्टी के जनता पार्टी का अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए, फिर राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण। ग्रास रूट मैं कहूँ कि ज़मीनी तौर पर किस तरीके से ये जो सफ़र है किन मुकाम या किन पड़ावों के साथ होते हुए यहाँ तक? वो जो दौर था,
अब आप सोचिए उस दौर के, यानी इमरजेंसी से थोड़ा सा पहले का करीब करीब वही है जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में इस तरह के बहुत सारे चेहरे जो नए, जैसे नीतीश कुमार हैं, लालू जी थे, ये सारे लोग उसी समय के निकले हुए लोग हैं, उसी दौर के। आज कितने साल हो गए, तो वो जो दौर था, एक तो उस समय जो आए वो कहीं न कहीं से वैचारिक रूप से, चाहे वो आप कह सकते हैं दक्षिण वाम, वो सब कर ले, लेकिन कहीं न कहीं से वो विचारधारा मंथन राजनीति के प्रति, समाज के प्रति, वहाँ से जो होता था, जो संघर्ष एक चला था उस दौर में, उससे उपजे हुए वही लोग उसमें आए थे जो कहीं न कहीं से जिनका एक रुझान था सामाजिक राजनीतिक विचारधारा की तरफ था। सुषमा जी वहाँ से निकली थी, लेकिन सुषमा जी में जैसा मैंने कहा ना, उनकी एक पर्सनालिटी सबसे अलग थी। आते तो बहुत लोग हैं वैचारिक लेकर के, लेकिन एक उनमें वैचारिक जिसको कहते हैं ना, एक हुआ कि मैंने किताब में कुछ पढ़ लिया है और इनसे मैं प्रभावित हो गया, तो मरते दम तक मैं उससे नहीं बदलूंगा, चाहे जो भी हो। सुषमा जी का ये था, बेसिक बात ये होती है कि कोई भी विचार या चीज़ वो उस समय की सामाजिक आर्थिक सारी परिस्थितियों की एक तरह से उपाजी होती है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस की एक पैदाइश। तो वो उनमें ये पहचान थी। वहाँ से शुरू हुआ हरियाणा में, और जब उन्होंने देखा कि बदलाव कैसे कैसे क्या क्या है, फिर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। तो वो संघर्ष से ही उनकी ये राजनीतिक पदयात्रा संघर्ष से ही शुरू हुई थी। तो इस मुकाम पर जहाँ तक जो उनकी एक सफलता रही है, मैं एक वही चीज़ कह रहा था कि देखिए, जैसे कबीर ने लिखा है, जस की तस धर दीनी चदरिया, वो जहाँ भी गई उन्होंने कार्य संस्कृति को बदल दिया कि चादर मैं छोड़ के तो वैसे ही जा रहे हूँ, लेकिन आने वाला भी उसी तरह की हिफाजत करे, उसको गंदा करने का चांस न मिले। ये सबसे बड़ी बात होती है समाज में। तो सुषमा जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसा आप देखते हैं, मैं अगर एक वाक्य में कहूँ कि सुषमा जी के आलोचक मिलेंगे, उनके प्रतिद्वंदी मिलेंगे, उनके जैसे बेल्लारी भी गई, सोनिया जी से भी प्रतिद्वंदिता थी। एक पार्टी का वो होता है, आदमी रहता है, वो लड़ता है, लेकिन जानते हैं सोनिया जी और सुषमा जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनमें घनिष्ठता थी। सब कुछ इतना होने के बावजूद, जबकि उन्होंने सोनिया जी के नाम पे क्या क्या नहीं किया था, लेकिन आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट में इवन सोनिया जी की भी निगाह में उनकी एक इज्जत थी। राजनीति अपनी जगह है, उसको लेकर के चीज़ें अपनी जगह थी। तो इस तरह से जो एक होता है कि उनके प्रतिद्वंदी तो मिल जाएंगे, प्रतियोगी मिल जाएंगे, आलोचक या निंदा करने वाले बहुत, मुझे तो मिला ही नहीं। तो जो मैं सबसे बड़ी चीज़ ये देखता हूँ कि बहुत कम ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जहाँ पे आपकी वैचारिक भिन्नता होते हुए भी आप मुस्कुराएं, चुप रहें कि भाई इनको छोड़ देता हूँ। ये एक्सेप्शन है, आज की तारीख में नहीं है कहीं भी। वामपंथ हो, दक्षिण पंथ हो, सोशल डेमोक्रेट, इस तरह की चीज़ों में करने में लोग व्यक्तिगत दुश्मनी तक उतारू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो उनकी सबसे बड़ी पर्सनालिटी की पहचान थी कि जब किसी के सामने आती थी तो पार्टी, विचारधारा, ये सब सेकेंडरी हो जाती थी। एक इंसान, सबसे पहला जो उनका चेहरा आता था, एक ऐसे इंसान का चेहरा आता था जिससे आदमी झगड़ ही नहीं सकता था। ये अपने आप में उनकी खूबी थी। और ये जो खूबी होती है, देखिए, जो ज़मीन से निकला है, ज़मीन से जुड़ा है, जिसने तपिश देखी है, संघर्ष से निकला है, वही एक इस चीज़ को समझ सकता है और उसी की पर्सनालिटी में निखार भी आ सकता है, जिसको गांधी कहते थे अनटू दिस लास्ट। तो सुषमा जी उस अनटू दिस लास्ट के खेमे से निकल करके वहाँ तक पहुँची थी। उनकी साधारण कोई उनको पैतृक से या इस तरह का कोई भी लाभ नहीं मिला। उनकी पूरी जो एक संघर्ष की उनकी पदयात्रा रही है संघर्ष की, और राजनीति में ये चीज़ हुई। और कहीं से, क्योंकि सुषमा स्वराज के अगर राजनीतिक सफ़र को देखते हैं, आमतौर पर आज के दौर में ख़ास तौर पर देखता हूँ कि राजनेताओं की एक सीमा रेखा, एक दायरा, एक राज्य, एक ज़िला, उसके आसपास या उस राज्य में उनकी राजनीति और सब कुछ होता रहा। सुषमा स्वराज हरियाणा से लेकर बेल्लारी,
यूपी से लेकर आप किसी भी राज्य में अलग अलग पदों पर दिल्ली जहाँ भी उन्हें उतारा गया परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने परफॉर्म किया और यही शायद उन्हें उस दौर में सबसे आगे खड़ा करता रहा। जी, वो एक मतलब इवॉल्व करती रही एज ए नेता। मतलब जिसे कहते हैं कि भाई आप अपने आप को सिमट के नहीं रखा कि मैं एक क्षेत्र से हूँ या एक राज्य से हूँ और वहीं की राजनीति में। शायद इसके पीछे ये भी था कि वो शायद केंद्र में जब उन केंद्रीय नेतृत्व में उनमें एक क्षमता देखी कि ये एक राष्ट्रीय स्तर की नेता बन सकती है, तो वो प्रोत्साहन भी मिलता रहा। ये दोनों वजह होती है कि भाई एक तरफ आपकी अपनी पकड़ चीज़ों पे क्षमता और आप में प्रतिभा, और उस प्रतिभा को पहचान के उसको पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाना। तो ये एक लीडरशिप बिल्डिंग क्वालिटीज़ जो देखी जाती है। और आपको याद हो कि अगर जब बीजेपी बनी थी 1980 में, तब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही और उस वक़्त के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ ये अच्छा मतलब उनको पता लगा कि इन पे है, जैसे चाहे बाद तक चलता रहा, चाहे वो अडवाणी जी हो, वाजपेयी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, हर एक के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही। और यही वजह है कि आप में एक आपके सोच में एक राष्ट्रीय दृष्टि आती है, और जब आप राष्ट्रीय दृष्टि से चीज़ों को देखने लगते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा कि आप दिल्ली की राजनीति भी आपको रखा, आप बेल्लारी चली गई एक चुनाव लड़ने और वहाँ के लोगों के साथ संपर्क रखा, जैसे हमारे साथी फ्रैंक बता रहे थे, और कई जगह पे। और मैंने अभी पहले भी ये बात का जिक्र किया था, जब तेलंगाना राष्ट्र पृथक राष्ट्र की जब लड़ाई हुई और बाद में तेलंगाना राष्ट्र बना, तो उन्होंने ये सदन में या बाहर भी कहा कि ये मत भूलिए तेलंगाना के वासियों की तेलंगाना बनने में ये चिन्नम्मा का भी एक रोल रहा। चिन्नम्मा में छोटी माँ का भी एक वो रही। और शायद कल ही किसी तेलंगाना के नेता ने कहा कि हम आपको भूलेंगे नहीं चिन्नम्मा। तो वो एक कनेक्ट जो हम फिर से बात कर रहे थे, तो वो लोगों तक पहुंच जाती थी। और कई जगह चूँकि चुनावी प्रचार में वो एक राष्ट्रीय चेहरा बन चुकी थी, तो उस तरह से पार्टी की तरफ से भी, और चूँकि प्रवक्ता पहली महिला प्रवक्ता रही किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए, तो वो एक बड़ा एक उनके लिए बड़ा वो चीज़ था कि भाई आप एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे अपनी पार्टी की चीज़ों को, पार्टी के नज़रिए को, पार्टी के दृष्टिकोण को इतनी स्पष्टता से और अपनी जो अपनी विचारधारा है उसके तहत चीज़ों को समझाना, वो एक स्पष्टता उनमें शुरू से रही। और उसको और वो जिसे कहते हैं शार्पन होता गया जैसे जैसे वो निकलती गई आगे।